हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स विद मैंदुला। सो आज ना मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ताकि एक आइडिया हो जाए कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये केवल 11th और 12th क्लास के लिए नहीं है, ये बीए के लिए भी है और जो बच्चे बीए इकोनॉमिक्स से करेंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। तो पिछली वीडियो में रियल फ्लो और मनी फ्लो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा इतना देख लेते हैं कि रियल फ्लो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसे, फर्म को। और जो फर्म है आपका, ठीक है, वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले में प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया रियल फ्लो। So real flow and money flow are opposite of each other and they are two main aspects of circular flow of income. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। प्रोडक्शन होगा, एक्सपेंडिचर होगा और फिर इनकम जनरेट होगी। ठीक है, और ये सर्कल जो है निरंतर ये चलता ही रहता है इकोनॉमी में। फिर क्या है रियल फ्लो। रियल फ्लो refers to the flow of goods and services across different sectors of economy. Flow of factor services from household sector to the producer sector or flow of goods and services from producer sector to household sector. ओके, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पर हमें फर्म दिखाई दे रहा है और हमें हाउस होल्ड दिखाई दे रहा है। और ये जो पॉइंट किए हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज फर्म के थ्रू हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मीन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। ओके, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कहाँ से कहाँ, टर्म्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पेमेंट और रिसिप्ट्स के थ्रू। क्योंकि जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले में फर्म भी तो उससे कुछ देगा ना। ठीक है, तो फर्म क्या दे रहा है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दे रहा है। ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात भी मैं कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, ये यहाँ पर 2 सेक्टर है जहाँ पर फर्म और हाउस होल्ड केवल 2 हैं। ठीक है, 2 की जगह अगर एक और गवर्नमेंट आ जाता है ये तो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। और अगर यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अपनी कंट्री से बाहर जब हम ट्रेड करने लगते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होने लगता है, तो तब यहाँ पर क्या होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी आ जाती है। मेनली हर जगह 4 सेक्टर इकोनॉमी ही है। ओके, सो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर और द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन आर द एग्जाम्पल ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है उसके बदले में पैसा भी देता है। ठीक है, और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड, तो फर्म उसके बदले में रिटर्न पेमेंट करता है। यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है और रेंट, वेजेस, प्रॉफिट फैक्टर सर्विसेज के बदले एक फर्म देता है किसे, हाउस होल्ड को। ओके, नाउ सो पहला तो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो देख लिया है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मोटिव ही यही है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें कि उससे हमें पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। और हमारी जो वांट्स है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हर व्यक्ति की वांट्स को फुलफिल किया जाए तो वो इतना संभव नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्कैरसिटी। व्हाई स्कैरसिटी इज अ प्रॉब्लम, क्यों स्कैरसिटी एक प्रॉब्लम है ना। Scarcity refers to the basic economic problem. Scarcity refers to a gap between limited resources and limitless wants. ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे लिमिटलेस वांट्स है, मतलब हमारी इच्छाएं इतनी हैं जो समाप्ति नहीं होती। तो इन्हीं इच्छाओं को साथ लेकर के रिसोर्सेज को हम यूज़ करें कि हमें उनसे पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें हम स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है स्कैरसिटी की। दिस सिचुएशन requires people to make decision about how to allocate resources efficiently। और ये सिचुएशन, ये समस्या, ये जो स्थिति है, ये हमारे को लोगों को इसके लिए प्रेरित करती है कि फोर्स करती है कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स एज एंड एज मेनी एडिशनल वांट्स एज पॉसिबल। ओके, रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। जितनी हमारी इच्छाएं हैं, हमारे पास जो संसाधन है उनकी कमी है। स्केरसिटी falls into 3 distinctive categories: demand induced, supply induced and structural। scarcity is a relative concept। ठीक है, अगर आपके पास scarcity आता है मेनली, अभी ये 11th-12th की क्लास में तो नहीं है इतना, लेकिन अगर बीए अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन लिखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। में भी इतनी सारी डिमांड, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है लेकिन हमारे पास इतनी सारी वांट्स हैं कि उनको भाई अब हमें वांट्स भी पूरी करनी है और हमारे को रिसोर्सेज भी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ हम समझेंगे कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें। ठीक है, जिससे हमें एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके।
Demand induced scarcity happens when the demand for a resource increases, the supply stays the same. सप्लाई सेम रहती है और जो डिमांड है किसी भी संसाधन के लिए वो बढ़ रही है. स्केरसिटी इज़ अ प्रॉब्लम. क्यों स्केरसिटी एक प्रॉब्लम है? क्योंकि आवर कंट्रीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड आवर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब हमारे रिसोर्सेज के ना बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ है, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है ना. तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे लें, हम यही इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और स्केरसिटी का यही मतलब होता है. एक और डेफिनेशन है, स्केरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड इज कॉल्ड स्केरसिटी. ठीक है, रिसोर्सेज की जब शॉर्टेज हो जाती है किसके परिप्रेक्ष्य में? डिमांड के परिप्रेक्ष्य में. ठीक है, डिमांड बढ़ रही है और रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं कि हम फुलफिल कर सकें. तीसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स. देखिए, हमारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे पास एक समस्या जनरेट हो रही है. वो कौन सी समस्या है? वो है चूज करने की. ठीक, स्कैरसिटी कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, स्कैरसिटी के कारण चूज करने की समस्या उत्पन्न होती है और बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस सो इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है इसीलिए हमको चूज करने की जो दिक्कत है, समस्या है, चुनने की जो समस्या है, ये होने लगती है. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, तो ये सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स चॉइस को समझने के लिए. ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन हाउ द प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, कैसे जो स्केरसिटी की समस्या है, कमी की जो समस्या है, वो चॉइस चुनने की समस्या को कैसे प्रभावित करता है. ठीक है, इसके कारण, स्केरसिटी के कारण कैसे चुनने की समस्या आती है. तो ये आंसर है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, एंड स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड इट नीड्स emphasis that scarcity and choice are इनसेपरेबल. सॉरी, मुझे थोड़ा ये पढ़ने में दिक्कत हो गई. इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जहाँ हमारे को चुनना हमें वहीं पड़ेगा जब हमारे पास कमी होगी. ठीक है, और जब हमारे पास कमी होगी तो हमें चुनना पड़ेगा. दे ऑलवेज गो टुगेदर सो वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी लीड्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ रिसोर्सेज हैज़ 3 डायमेंशन. हमारे पास जो चुनने रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो हमको ना चूज़ करना पड़ता है. तो चूज़ हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें. ठीक है, इट हैज़ 2 डायमेंशन. फर्स्ट, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्या वस्तुएं हम प्रोड्यूस करें, और इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में हम प्रोड्यूस करें. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे पास चुनने की समस्या आ गई है. अब चुनने की समस्या आ गई है तो प्रोडक्शन हम किस चीज़ का करें ये भी हमें चुनना पड़ेगा. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स हम प्रोड्यूस करें. ठीक है, गुड्स आर 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल करें या कंज्यूमर करें. कैपिटल मतलब अगर प्रोडक्शन के पर्पज से करें, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, इनको बढ़ाएं, या कंज्यूमर गुड बढ़ाएं. ठीक है, कंज्यूमर गुड बनाएंगे तो वेलफेयर होगा. कैपिटल गुड अगर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? हाई जीडीपी मिलेगी. प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी. दोनों की दोनों ही बहुत ज़रूरी है. कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट्स मशीनरी आर नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर ग्रोथ. ओके, और कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन. Production of consumer good is essential to raise the standard of living of the present generation, and production of capital goods is essential for further growth. Okay, in what quantity goods are to be produced, how much capital goods, because due to the limited resources more of the consumer good would mean less of the capital good, and more of the capital goods would less of consumer good. ठीक है, अगर कंज्यूमर गुड बढ़ाएंगे तो हमें कैपिटल गुड कम करनी पड़ेगी, और कैपिटल गुड अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें कंज्यूमर गुड कम करनी पड़ेगी. ओके, सो ये तो हो गई कि क्या हम प्रोड्यूस करें. ठीक है, कैसे हम प्रोड्यूस करें ये भी एक चुनने की समस्या है और इकोनॉमिक्स में. सो हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. कौन सी टेक्निक हम अपने प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हैं? या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबरों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे. ये भी एक चुनने की समस्या है. और लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर द यूज़ ऑफ लेबर देन कैपिटल. और लेबर इंटेंसिव का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेबर का यूज़ करेंगे कैपिटल से ज़्यादा. ठीक है, मतलब हमने मशीनें कम रखी लेकिन हमने काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा रखे हैं. ठीक है, वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज द ग्रेटर द यूज़ ऑफ कैपिटल, कैपिटल मीन्स मशीन्स, ठीक है, देन लेबर. ओके, labor intensive and capital intensive techniques become a problem because they help to reduce unemployment while capital intensive technique accelerate the GDP growth. अगर हम capital intensive टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो उससे जीडीपी बढ़ेगा. लेकिन अगर हम कंज्यूमर मतलब आपकी जो लेबर है, ठीक है, लेबर को यूज़ करते हैं ज़्यादा, है ना, बहुत ग्रेटर मात्रा में अगर हम लेबर यूज़ करते हैं, लेबर वाली टेक्निक, तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. ठीक है, वेलफेयर बढ़ेगा. इन कंट्री लाइक इंडिया द कैपिटल इज सो स्केयर that
फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैपिटल की, भारत जैसे देश में कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी है, और इन रिच कंट्रीज लेबर इज सो स्केयर, और जो रिच कंट्रीज है वहाँ पर कैपिटल तो भरपूर मात्रा में है लेकिन लेबरों की कमी है। दैट फुलर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हर जगह है ना, कहीं पर कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ चीज़ कम है। और ये तो हो गई दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, चुनने की। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। एवरी इकोनॉमी हैव टू सेक्शंस, है ना, हर इकोनॉमी में दो सेक्शंस होते हैं, हम देखते हैं, रिच होते हैं, पुअर होते हैं। अगर हमें सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। पुअर के लिए अगर हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा सोशल जस्टिस बढ़ता है, और उसी दूसरी तरफ इट वुड रिड्यूस द इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी, बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। ठीक है, एक कॉस्ट इसमें छुपी होती है ना, आगे देखते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन्स लो। अगर हम पुअर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड, तो जो आपका प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो लो रहेगा। लो प्रॉफिट का मतलब होता है लो इन्वेस्टमेंट। अगर उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, और इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा, तो आपका जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा। सो द इकोनॉमी रिमेन्स बैकवर्ड, और इकोनॉमी बैकवर्ड रह जाएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, एंड दिस ऑल दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, ये जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स बताई कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्या है, दिस ऑल इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। ये हमारे पास समस्या होती है कि हम सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करें या जीडीपी को प्रमोट करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इसमें भी आपको यही लिखना है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। तो 3 तरीके की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, और अब छठा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, माइक्रो एस्पेक्ट और मैक्रो। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स 2 भागों में बैठा हुआ है, माइक्रो पे और मैक्रो पे, है ना, एक छोटे लेवल पे जब हम बात करते हैं और एक बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं। माइक्रो में अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात करें सिंगल प्रोड्यूसर की। वहीं मैक्रो में अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की तो हम पूरी कंट्री के या पूरा एक ग्रुप का पूरा हम उसकी स्टडी करते हैं, मतलब सारे प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेट प्रोड्यूसर, एग्रीगेट कंज्यूमर, ठीक है, सबकी बात करेंगे। माइक्रो एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल। ठीक है, एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। और माइक्रो एस्पेक्ट पे जो आपकी चॉइस की जो समस्या है वो इंडिविजुअल को होती है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ठीक है, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि उसे क्या चूज़ करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या उसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और माइक्रो एस्पेक्ट पे मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, क्योंकि सिंगल व्यक्ति यही चाहेगा कि उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, मैक्रो लेवल पर अगर हम चॉइस की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो डिसीजन मेकिंग ऑल एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, ये पूरा नेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। और इसमें वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, समबडी इज टू डिसाइड विच गुड इज एसेंशियल एट पर्टिकुलर टाइम फॉर द नेशन के लिए उस समय में क्या ज़रूरी है, ये माइक्रो लेवल पर हम पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग इज इट्स अ कॉस्ट, कॉस्ट लगा है इसका मतलब कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ चूजिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि इफ़ यूजिंग अ पीस ऑफ लैंड एंड टू ग्रो डिफरेंट मटीरियल्स या क्रॉप्स इन इट। ठीक है, तो पहली अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम 15 टन वीट का उगाएं जिससे हमें पैसा मिलेगा 10,000 रुपये। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि 10 टन हम राइस का उगाएं जिससे हमें वर्थ मिलेगा 11,000 रुपये। और तीसरी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये होगी कि 25 टन हम शुगर केन उगाएं जिससे हमें 20,000 का मुनाफा हो। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप शुगर केन उगाएंगे क्योंकि आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बीइंग अ रेशनल प्रोड्यूसर। ठीक है, रेशनल प्रोड्यूसर मीन्स जिसके दिमाग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सो वी विल चूज द अपॉर्चुनिटी थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ 25 टन शुगर केन जिसकी 20,000 रुपये वर्थ है। और चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी थर्ड कॉजेज द लॉस ऑफ फर्स्ट टन। अगर हमने तीसरा चूज किया तो इसका मतलब किन दोनों का लॉस हुआ, पहली अपॉर्चुनिटी और दूसरी अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ। ठीक है, बिकॉज इट इज एज्यूम दैट टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम से नहीं बदलती है, कुछ समय लगता है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हमने माना है कि हम पूरी तरीके से पूर्णतः हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अगर हमने एक पीस ऑफ लैंड लिया है तो हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कहीं पे भी। आफ्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थर्ड, सेकंड अपॉर्चुनिटी ऑफ 10 टन ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस इन सम पीस ऑफ लैंड, इट विल बी सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स, ठीक है, अगर हम सेकंड चूज करते हैं तो सेकंड हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, किसके बाद, तीसरी अपॉर्चुनिटी के बाद। अगर हम ये भी उगाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाली भी उगाना चाह रहे हैं, राइस भी उगाना चाह रहे हैं, तो हमको सेकंड वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मीन्स इफ वी चूज वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी विल कॉज लॉस ऑफ अदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी को चूज करके हम दूसरी अपॉर्चुनिटी का लॉस कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है।
8वां क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। पीपीसी इज अ कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो एक कर्व है शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ set of two goods with a given resources and technology, ठीक है। we assume that technology remains constant, टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है इन अ पीस ऑफ लैंड, ओके। इट मे बी यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस। अगर हम एक हमारे पास एक लैंड है और तो हम उसमें या तो वीट उगा सकते हैं या राइस उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कुछ भी उगा सकते हैं। दैट लैंड हैज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वीट एंड राइस, तो उस लैंड में वीट और राइस के बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर हम ज़्यादा उसमें वीट उगाएंगे तो हमको राइस कम करना पड़ेगा, और अगर हम उसमें राइस ज़्यादा उगाएंगे तो हमें वीट की कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी उगाने की, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट। पीपीसी इन सच केस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वीट एंड राइस, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम वीट और राइस की बात करें, है ना, तो पीपीसी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताती है वीट और राइस की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें उगाया जा रहा है एक लैंड में, एक पीस ऑफ लैंड में वीट और क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो रहा है और वीट उगाया जा रहा है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? लेट अस अज्यूम दैट आवर कंट्री डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, ओके, एंड क्लोथ्स, वीट एंड क्लोथ, ठीक है, दो चीजें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट अलोन देन 1000 लाख टन्स ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस। अगर हम केवल और केवल वीट का उत्पादन करें तो कितना होगा, 1000 लाख टन जो है वीट को हम प्रोड्यूस करेंगे उस लैंड में। और अगर हम क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 40,000 बेल ऑफ क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। उस पीस ऑफ लैंड में इतना हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, अगर कोई इकोनॉमी दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है तो क्या, फिर क्या संभावना होगी? देन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। टेबल जो है, टेबल ये बता रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं इन दोनों जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए। टेबल बिलो शोज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड क्लोथ। इट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो वो शेड्यूल जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है यहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं A B C D E, आप इन कॉम्बिनेशंस में से कुछ भी उस पीस ऑफ लैंड में उगा सकते हैं या उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप वीट 100 लाख टन ले रहे हैं तो आपको क्लोथ कितना लेना पड़ेगा, 0, है ना, पूरा। अगर आप वीट अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर आप 90 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000 लाख बेल्स जो है आप उसमें क्लोथ को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस टेबल शोज दैट इफ प्रोडक्शन इज कैरिड out under a combination then 100 lakh ton of wheat alone will be produced, ठीक है, without any production of cloth। तो समझ गए होंगे आप, है ना, और ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल द प्रोडक्शन अंडर द, अगर हम अगर करते हैं ई कॉम्बिनेशन का, तो उसके बाद 4000 बेल क्लोथ्स का हम उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, और हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेनली बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे पास चुनने की समस्या है और हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा जो यहाँ पर वीट हो गया, ये क्लोथ्स हो गया, ठीक है, और आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स में तो आपको एक कर्व मिलेगा, और इसी कर्व को कहते हैं पीपीसी, और इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, सो द क्वांटिटी, अगर आप इसको ये तो आपने अपना शेड्यूल का डिस्क्रिप्शन दिया है ना यहाँ पर हम दे रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन जो हमने ग्राफ बनाया है। द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज रिप्रेजेंटेड ओ एक्स एक्सिस एंड वीट ऑन द ओ वाई एक्सिस। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको शो करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करेंगे, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। The first production possibility is 1000 lakh ton of wheat and there is no production of clothes, ठीक है, clothes का production ही नहीं हो रहा है। Similarly, point B, C, D represent the different production possibilities of wheat and cloth. Point E represent the production possibility of 4000 bales of cloth and no wheat. All these combination and by joining all these points we get a curve of AE, ठीक है, A हो गया ये और E हो गया ये, तो AE कर्व हमें मिलता है, और इसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, नवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशंस इन प्रोडक्शन फ्रंटियर। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, है ना, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसे कहेंगे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इसे बनाना है हमें, और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो सिचुएशंस हमारे सामने रखी हुई है पीपीसी की, प्रोडक्शन फ्रंटियर की, तो वो हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप जो ये है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, ये दोनों ये पूरा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी और पी और क्यू जेड और एक्स, है ना। जो पीपीसी के ऊपर है और अंदर है ना, वो तो सही है, वो हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो पीपीसी के बाहर है, पी और क्यू, उनको हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। जो पीपीसी के ऊपर है, अंदर है, उसे हम कहेंगे अटेनेबल, क्योंकि हमने अभी देखा पीछे वाले में, पीछे हमने अभी देखा ना कि जो पीपीसी है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन को करने की पॉसिबिलिटी
हम किसी रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे हमने लैंड लिया था तो उस लैंड में जो पॉसिबिलिटी है वीट और क्लोथ के प्रोडक्शन की, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर पीपीसी या पीपीसी के अंदर हो गया अटेनेबल, और जो बाहर है ये पी और क्यू, तो ये हो गया अनअटेनेबल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, पीपीसी सेपरेट्स अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बियॉन्ड पीपीसी ऑल द पॉइंट्स लाइक पी क्यू आर अनअटेनेबल और दे कैन नॉट बी अचीव्ड, हम इसे अचीव ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। ओनली व्हेन टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज, अगर केवल टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है एंड रिसोर्सेज टू, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व एंड inward area A, B, C, D, Z and X all are attainable combinations. ठीक है, and these combination shows that use these combination shows that can produce दिस कॉम्बिनेशन ओनली, हम केवल यही कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ये एक पीपीसी कर्व बनाया हुआ है और यहाँ पर बी और सी जो पॉइंट है, ये हम इसे बोलते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमने अपने रिसोर्सेज का भरपूर मात्रा में उपयोग कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हमने दे दिया, तो ये पीपीसी हो गया, इसे हम कहेंगे एफिशिएंट। और जो इसके अंदर है ये है इनएफिशिएंट, मतलब अभी हमारे पास इतनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ बी और सी तक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑल द पॉइंट्स ऑन इट, situation of efficient utilization of resources, there is full employment in this situation, production of one good can be increased only by decreasing the production of other good, and if economy happens to be somewhere within the PPC, this situation of inefficient utilization of resources, and there are some people who are unemployed in an economy। ठीक है, तो ये पीछे वाले का एक्सप्लेनेशन है कि अगर पीपीसी के अंदर होता है तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो पीपीसी का पॉसिबिलिटी जो कर्व है वहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो ये पीछे वाले का वो है। इलस्ट्रेशन, दिस इज Figure 2. Point A in the figure shows the situation of inefficient utilization of resources. If we moving from point A to C, so we have increased output of good X by AC and without decreasing the output of B. तो इसका explanation दिया गया है कि अगर हम moving from point A to B, A से अगर हम B में जाते हैं, increase the output of good Y, ठीक है, तो ये good Y है ना, और and AB without decreasing output of good X. Resources must be inefficiently utilized if output of one good can be increased without decreasing output of other good. तो यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये हमारा ये इस पीपीसी कर्व से हम इस पीपीसी कर्व में तब जा सकते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेस का ग्रोथ हो और टेक्नोलॉजी का इंक्रीज हो। ठीक है, तब हम इस पीपीसी से तो इस पीपीसी में जा सकते हैं। ठीक है, मोर रिसोर्सेस इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्रोड्यूस PPC shifted towards rightward AB initial production possibility boundary CD PB P ये जो लिखा है ना production possibility curve, ठीक है, तो अलग अलग नाम है इसके, production possibility boundary, transformation curve and production possibility frontier। ठीक है, after the growth of resource and now the wider range of alternate combination um, short area। ठीक है, if resources and technology increases then PPC shift right, अगर हमारे पास resources increase हो रहे हैं, technology increase हो रही है, तब ये rightward shift होगा। ठीक है, ये हो गया इसका, अगर रिसोर्सेज हमारी शिफ्ट हो रही हैं, अगर रिसोर्सेज बढ़ रही हैं तो इधर शिफ्ट होगा। अब अगर इंप्रूवमेंट, ठीक है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में अगर बढ़ोतरी होती है तब ये पीपीसी का शिफ्ट होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ अगर केवल इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, तो ये शिफ्ट नहीं होगा, है ना। ये मतलब देखो अभी नीचे देखते हैं, एक होती है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एक तो प्रोग्रेस होता है, एक इंप्रूवमेंट होता है। अगर प्रोग्रेस होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि पीपीसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और टेक्नोलॉजिकल अगर इंप्रूवमेंट होगा तो जो ये कर्व है ना, ये केवल इंप्रूवमेंट होगा। मान के चलो कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है तो आपने वीट का प्रोडक्शन पे खर्च कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी, तो ये इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, वीट का प्रोडक्शन हो गया इतना, और क्लोथ का सेम रहेगा, जिसकी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसका बढ़ेगा। अगर मान के चलो कि वीट में आपने वो टेक्नोलॉजी नहीं लगाई और क्लोथ में लगाई, तो ये करना ऐसे यहाँ से मेरे उसको देख सकते हो आप, एडिट तो मैंने यूज़ नहीं किया इसमें, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया आपका पूरा अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, एफिशिएंट इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कैपेसिटी और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब आपके पास रिसोर्सेज का ग्रोथ होता है तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास अब आपके पास ना ये जो गैप है ना, ये अब इसको आप भर सकते हो, है ना। और जो आपके पास रिसोर्सेज आए हैं तो आप अपना दूसरा कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हो। और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी हमने देख ली कि टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तो कैसे कर्व शिफ्ट होगा। लास्ट जो है वो है आपका 10th मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये ना केवल 2 नंबर के लिए आता है और इसमें आपको एक डायग्राम बनाना होता है, थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बस। 5 नंबर में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप डायग्राम बनाओ और उसके बाद उसको शिफ्ट मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर दो आराम से। अब आता है 10th क्वेश्चन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एमओसी, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एमओसी। जो स्लोप है ना पीपीसी का, ये जो स्लोप है ना, ये आपका है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब देखो अभी देखते हैं, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एमओसी, इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा तो आपको पता ही है, चेंज पढ़ते हुए आने क्लासेस में, ठीक है, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो ना, अगर आप इस
पॉसिबिलिटी को छोड़ करके यहाँ इस पॉसिबिलिटी में आते हो क्लोथ के, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने ये वाला जो चेंज हुआ है, दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखी कि हम एक कॉस्ट को छोड़ करके, एक बेस्ट कॉस्ट को छोड़ करके हम दूसरी बेस्ट कॉस्ट पर जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सही है ना। तो मार्जिनल क्या होता है, मार्जिन ये जैसे हम पीछे अगर देखें, ये जो है ये दैट इज़ ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई। तो ये जो चेंज, ये ना जो चेंज है, स्लोप है, ठीक है, नीचे नीचे जा रहा है, तो ये है आपका एमओसी। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई टू गुड एक्स, है ना। जैसे जैसे हम गुड वाई से गुड एक्स की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे ना, तो क्या होगा, एमओसी चेंज होगी। जैसे लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, तो ये लॉस ही होता है कि एक प्रोडक्ट, एक एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए वाई का लॉस और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स का लॉस। तो लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई, वाई के आउटपुट का कितना हम कम कर रहे हैं जिससे हमें एक्स का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, मिल रहा है। इलस्ट्रेशन ये है, स्लोप ऑफ एमओसी कैसे निकालते हैं, तो एमओसी के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको और ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये लॉस हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ठीक है। द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ ब्रेड अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गन्स कितना हो रहा है, तो ये एक आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और स्लोप ऑफ पीपीसी जो है वो आपका ये है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे तो ए बी अपॉन पी बी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, साफ तो दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, ये है 2 4 6 8 और 10, तो ये एमओसी है, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये, ठीक। क्योंकि इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक्स का तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये पॉसिबिलिटी कर्व से तो निकाला हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर कुछ होता तब यहाँ पर आता, लेकिन एक्स का हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम सारा रिसोर्सेज और सारी टेक्नोलॉजी केवल वाई पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई लॉस हो नहीं रहा है ना, वाई कोई लॉस हो नहीं रहा, वाई पे ही पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से लॉस होना शुरू हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एमओसी, और ये डायग्राम भी आप बना के आ सकते हैं, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये प्लस ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई को आप कम कर रहे हैं तब इसमें जा रहे हैं ना, धीरे धीरे कमी तो हो रहा है। अगर आप स्लोप को देखें तो डाउनवर्ड है, मतलब आप वाई का जो प्रोडक्शन है उसको कम कम कर रहे हो, तब जाके आपको गन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि दो ही आपके पास वस्तुएं, हमने अज्यूम किया था 2 वस्तुएं ना हमारे पास, तो अब एक को अगर हमें बढ़ाना है तो दूसरे को तो कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वीडियो समाप्त होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आपके पास अगर बुक है जिन बच्चों के पास, तो उसे एक बार डिटेल में पढ़ें, ठीक है, और अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करें और इसको अपनी रियल लाइफ में देखें, है ना। सो थैंक यू।